नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंकिता सिन्हा ऑफिशियल। बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। जो स्टोरी हमको बहुत टाइम के बाद पसंद आया, क्योंकि इस बीच हमको 3-4 स्टोरीज तो मिल गए थे, लेकिन बहुत बेसिक से थे और जो सुनाने के लायक हमको नहीं लग रहे थे। तो 2 स्टोरीज हमको ऐसे लगे कि आप लोग को सुनाना चाहिए, उसमें से एक है ये स्टोरी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है हॉन्टेड कोचिंग क्लास। ये कहानी है सृष्टि की। सृष्टि अपनी बड़ी बहन साक्षी, छोटे भाई सचिन और अपनी मम्मी के साथ अपने गांव में रहती थी और वहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। उसके पापा 1.5-2 घंटे की दूरी पर एक शहर में मजदूर का काम करते थे और वहीं पे वो मजदूरों के साथ एक कमरे में रहा करते थे। लेकिन हफ्ते में 1 से 2 बार वो गांव भी आया करते थे। उनके पापा का जो काम था वो अच्छा चल रहा था, तो ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी उनके घर में। नॉर्मल लाइफ, रोटी कपड़ा मकान उनका आराम से बीत रहा था। सृष्टि जो थी वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी, अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा। तो उसके 10वीं के बोर्ड के रिजल्ट आने वाले थे और उसकी बड़ी बहन साक्षी भी 12th पास कर गई थी, उसके रिजल्ट्स आ चुके थे। उसका छोटा भाई शायद 7वीं या 8वीं क्लास में था। तो सृष्टि ने एक दिन अपने पापा से कहा कि पापा, अगर मेरे रिजल्ट्स अच्छे आए तो मैं शहर के एक स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई करना चाहती हूँ। उसके पापा के बस की बात तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि सृष्टि पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत मेहनत करने से शायद वो सृष्टि को स्कूल में पढ़ा पाए। तो उन्होंने सृष्टि को हाँ कह दी और होता भी यही है। सृष्टि अच्छे नंबरों से पास हो गई और उसके बाद सृष्टि अपने पूरे परिवार के साथ अपने पापा के साथ शहर आ गई रहने के लिए। खासकर सृष्टि के स्कूलिंग के लिए ही वो लोग गांव से शहर वापस आए थे। यहाँ पर सृष्टि का जो छोटा भाई था, उसने भी जिद करने लगा कि मुझे भी स्कूल में जाना है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने की जिद मचा दी उसने। तो दोनों भाई बहनों का एडमिशन तो हो गया किसी तरह। अब साक्षी के पापा दिन रात मेहनत करते थे और साक्षी भी एक सरकारी महिला कॉलेज में उसने नाम लिखवा लिया था, जहाँ सृष्टि और सचिन का नाम एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में लिखाया गया था। उसके पापा मेहनत करते और एक 2 कमरे का मकान उन लोगों ने किराए पर लिया था, जिसमें वो लोग रहते थे। ज़्यादा सामान तो नहीं था उन लोगों के पास, लेकिन वो लोग अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर रहे थे। सृष्टि और उसका भाई जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे, उसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसलिए उसकी मम्मी ने भी सोचा कि वो सिलाई वगैरह का काम करके अपने पति को बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा मदद करेगी। जो होता भी है कि मोहल्ले की सारी औरतों में उनका सिलाई का काम के बारे में बात फैल जाती है और धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें उन्हीं से अपने साड़ियाँ, सूट्स वगैरह सिलवाने लगती हैं। धीरे धीरे उसकी मम्मी की भी कमाई अच्छी होने लगती है। अब वो लोग अच्छे से अपना जीवन बिता रहे थे। ऐसे जीवन बिताते बिताते देखते ही देखते 2 साल बीत गए और सृष्टि का 12th भी कंप्लीट हो गया और उसका भाई भी अब अच्छा से पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पे साक्षी की शादी तक हो चुकी थी और वो शादी करके दूसरे शहर चली गई थी, जो शहर ज़्यादा भी दूर नहीं था, एक दिन में आना जाना किया जा सकता था। लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए सृष्टि ने सोचा कि उसे और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उसके मम्मी और पापा की कमाई से शायद पूरा ना हो पाए, क्योंकि उसका छोटा भाई भी पढ़ाई कर रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक कोचिंग क्लास खुद चलाएगी, जिसमें वो बच्चों को पढ़ाएगी और उस पढ़ाई के पैसों से अपने आगे की पढ़ाई करेगी, जिससे के लिए उसके पापा और उसके मम्मी पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। इसी बीच साक्षी कुछ महीनों के लिए अपने घर वापस आती है। यहाँ पर साक्षी ने देखा कि उसकी बहन ने ये सब अपने बारे में डिसाइड किया है कि वो कोचिंग क्लास पढ़ाना वगैरह चाहती है। तो उसने भी अपनी बहन को सपोर्ट किया और उसको कहा कि ठीक है, वो किराए पे एक कमरा ले सकती है। जब तक उसकी अच्छी कमाई नहीं होगी तो वो उस कमरे का किराया साक्षी भर दिया करेगी। इस बात से खुश होकर सृष्टि जगह जगह पे किराए के एक कमरा ढूंढने लगी। लेकिन बाद में जगह जगह पे बहुत ज़्यादा रेंट था और कोई कोई बहुत दूर था, तो शाम की पढ़ाई की वजह से वो अंधेरे में वापस कैसे आएगी, इन सब चीज़ों को लेकर के वो थोड़ी सी कंसर्न थी। तो उसने क्या किया ना कि अपने पापा से कहा कि वो एक कमरा उन्हें ढूंढ करके दे दे। सृष्टि के पापा ने यहाँ पे क्या किया कि उसको कहा कि मकान मालिक के जो तरफ का जो कमरा है, उसमें से नीचे एक कमरा हमेशा बंद रहता है, तो उस कमरे के बारे में वो मकान मालिक से बात करेंगे, जहाँ पे सृष्टि पढ़ा सकती है और उसे रात में आने जाने का कोई डर भी नहीं होगा। ये ऐसा ही हुआ।
उसके पापा ने मकान मालिक से बात की, लेकिन जो आंटी थी और उनके जो बेटे थे, उन लोगों ने वो कमरा देने से मना कर दिया और कहा कि उनके घर का कुछ पुराना सामान वहाँ पे रहता है, जिसको रखने के लिए बाकी जगह पे कहीं और स्पेस नहीं खाली है, इसलिए उन्हें उस कमरे की ज़रूरत है। पर ये बात सुन के सृष्टि थोड़ी निराश हो गई। वो बाद में फिर जो आंटी जी के हस्बैंड थे अंकल, उनसे बात करने के लिए गई। उनको बहुत समझाया और ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे अंकल भी मना नहीं कर पाए, तो उस उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम किराया 2000 प्रति महीना दोगी, तो फिर मैं तुम्हें वो कमरा खाली करवा के दे सकता हूँ। हालाँकि ये रकम सृष्टि के लिए थोड़ी बड़ी थी क्योंकि अभी तक उसके पास कोई स्टूडेंट्स नहीं थे, लेकिन साक्षी के भरोसे उसने कह दिया कि ठीक है, कि वो ये रकम भर देगी। इसके बाद अंकल जी ने अपनी बीवी और अपने बेटे को बहुत समझाया लेकिन वो लोग नहीं माने। इसी बीच होता क्या है कि एक शादी के सिलसिले में अंकल जी की वाइफ और उनका बेटा किस कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। इसी बीच अंकल जी ने वो कमरा साफ करवा करके सृष्टि और उसके परिवार को किराए में दे दिया था सृष्टि के कोचिंग क्लास चलाने के लिए। और सृष्टि बहुत खुश हो गई। कुछ पैसे लगाकर उसने थोड़े बेंच, चेयर्स वगैरह मंगवा लिए, एक व्हाइट बोर्ड मंगवाया, मार्कर मंगवाया, जो भी ज़रूरत के सामान था उसने मंगा लिया, जो बेसिक नीड्स होते हैं। और उसके बाद जगह-जगह पे पैम्पलेट्स बाँट दिए। अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में, हर जगह उसने ये बात फैला दी कि वो कोचिंग क्लास चला रही है। तो देखते-देखते उसके पास कुछ दिनों में 7 से 8 स्टूडेंट्स हो गए थे। अब आता है कोचिंग क्लास का पहला दिन। वहाँ पर उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, एडमिशन करवाया और पढ़ने लगे, कुछ अपने भाई-बहनों के साथ आए। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है। उसने कहा कि वो यहाँ से थोड़ा दूर रहती है, लेकिन क्योंकि बाकी सारे कोचिंग क्लासेस के फीस बहुत ज़्यादा है जो वो नहीं दे पाएगी, इसलिए वो साक्षी के कोचिंग क्लास में आई है। क्योंकि साक्षी का ये शुरुआती काम था, तो इसलिए उसने फीस बहुत कम रखी थी, जो कि उसके लिए भी ठीक हो और बाकी बच्चे भी अच्छे से भर पाए। उसके बाद उसने उस लड़की को दे दिया एडमिशन। उस लड़की का नाम था निशा। निशा यहाँ पर उसके साथ पढ़ने लगती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाता है। निशा का जो पढ़ाई ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। जो कुछ साक्षी उसको सिखाती वो सब कुछ उसको पहले से आया करता था। तो वो हमेशा उससे पूछती थी कि अगर तुम्हें ये सब आता है, तो तुम एक क्लास आगे एडमिशन ले लिया करो। तुम एडमिशन टेस्ट दो और एक क्लास आगे चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा नॉलेज तो बहुत अच्छा है। तो उसने कहा कि नहीं, एडमिशन तो नहीं ले सकते, फिर भी हम घर में सेल्फ स्टडी करते हैं जिसकी वजह से हम बहुत थोड़ा तेज हो गया है। तो उसके बाद सृष्टि उसको पढ़ाने लगती है। यहाँ पर सृष्टि और निशा के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब आता है वो दिन जहाँ से सब कुछ बदलने लगा। ये कैसे हुआ? हुआ यूँ था कि निशा एक दिन आई भारी बरसात के वक़्त, जिस दिन संडे था। जी हाँ, संडे को भी निशा आ जाती है और सृष्टि को कहती है कि दीदी, मुझे कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पढ़ा दो। और यहाँ पर जब उसको वो अपने क्लासरूम में लेके जाती है, तो देखती है सृष्टि अचानक से पढ़ाते-पढ़ाते वो नोटिस करती है कि इतनी बारिश में वो बिना छाते, बिना रेनकोट के आ गई और उसके शरीर पे एक बूँद भी पानी का नहीं पड़ा। ये सोच के सृष्टि को डर वगैरह तो नहीं लगा, लेकिन हाँ, उसे ये समझ में नहीं आया कि वो आई कैसे। अब उसने निशा से क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का सोचा। वो बातों-बातों में निशा से पूछने लगी कि वो कैसे आई, किसके साथ आई, कहीं वो किसी गाड़ी से तो नहीं आई। तो इस पे निशा ने कहा कि नहीं-नहीं, मैं भीगूँगी क्यों, मैं तो इधर ही रहती हूँ। तो फिर सृष्टि ने कहा कि तुमने तो पहले मुझे बताया था कि तुम कहीं दूर से आती हो, इसलिए तुम्हें मेरे पास ट्यूशन आ रही हो। तो फिर उसने कहा कि नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बातों को घुमाने लग गई। अब सृष्टि को निशा का बिहेवियर थोड़ा-सा अलग-अलग पता चलने लगा, क्योंकि उस दिन उस कोचिंग क्लास में निशा और सृष्टि के अलावा और कोई भी स्टूडेंट नहीं था। इतने में निशा ने सृष्टि से कहा कि उसे बहुत तेज़ प्यास लगी है और वो पानी लाके दे। सृष्टि उसको बॉटल का पानी देती है और वो पानी ऐसे पी रही थी मानो कि जन्मों-जन्म से प्यासी हो, उसने कभी पानी ना देखा हो। वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद 5-6 बोतल पानी के मिनटों में पी गई। और सृष्टि को लगा कि उसकी शायद तबीयत खराब होगी, इसलिए वो ऐसा कर रही है। जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, तो सृष्टि ने उससे कहा कि आज की क्लास तो खत्म हो गई है निशा, अब तुम कल आना बाकी बच्चों के साथ। यहाँ पर निशा ने कहा कि दीदी,
आपको पता ही है कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं घर कैसे जाऊँगी? तो सृष्टि ने बोला कि तुमने ही तो कहा कि बारिश में तुम भीगी नहीं और तुम जैसे आई हो वैसे चली जाओगी। तो फिर उसने कहा कि नहीं दीदी, मैं थोड़ी देर में चली जाऊँगी, आप तब तक अपने घर चले जाओ। जब मैं जाऊँगी तो कोचिंग क्लास में ताला बंद करके आपको चाबी पकड़ा दूँगी। सृष्टि ने उससे बहुत इंसिस्ट किया कि वो उसके साथ घर में जाके बैठे, क्योंकि वो एक अकेली लड़की को क्लासरूम में ऐसे अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। पर निशा नहीं मानी, उसने कहा कि उसे शांति में कुछ पढ़ाई करनी है, तो इसलिए सृष्टि उसकी बात मान करके चली गई। यहाँ पे सृष्टि चली जाती है और अपने फैमिली के साथ बातों बातों में, बरसात के मौसम था, लाइट वगैरह चली गई थी, तो बातों बातों में उसे ये याद ही नहीं रहा कि निशा कोचिंग रूम में है। और देखते देखते 9 साढ़े 9 बज गए रात के। उसे अचानक से ये ध्यान आया कि उसके पास तो कोचिंग क्लास की चाबी आई ही नहीं। कहीं निशा वो चाबी लेके चली तो नहीं गई? अब वो निशा से बात करे भी तो कैसे? निशा का फोन नंबर तो उसके पास था ही नहीं। इतने में सृष्टि ने सोचा कि चलो पहले जाकर के चेक करके आते हैं कि निशा क्या कर रही है। अगर वो वहां नहीं होगी तो फिर उसे थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी कि चलो भाई, लड़की अपने घर चली गई है। लेकिन जब वो गई तो कोचिंग क्लास का रूम तो बंद नहीं था। वो अंदर जाती है, अंदर में निशा पढ़ रही थी। हाँ, लेकिन निशा कैसे पढ़ रही थी? निशा बेंच पे बैठ के नहीं पढ़ रही थी, नीचे बेंच में नहीं, निशा जो वो डेस्क पे बैठ के पढ़ रही थी। और वो पूरी तरह से बिल्कुल ऐसे ऐसे हिले जा रही थी, हिले जा रही थी। तो उसने 2-3 बार आवाज लगाया कि निशा, तुम डेस्क के ऊपर बैठ के क्यों पढ़ रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो चलो घर में चलो, और इतनी रात हो गई है तुम वापस नहीं गई, तो तुम अंदर आ जाओ, मेरे घर में चलो। तो निशा ने कुछ जवाब नहीं दिया, और वो और तेज 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 हिलने लगी। इतना कहते ही वो, जैसे सृष्टि को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है निशा के साथ, उसने अपनी मम्मी को आवाज दिया। लेकिन उसने अपनी मम्मी को आवाज तो दिया, लेकिन जब तक वो आवाज उसकी माँ के पास पहुंचती, निशा दौड़ करके आई और सृष्टि को पकड़ लिया। और सृष्टि को इतने कस के पकड़ा उसने कि सृष्टि ना हिल पा रही थी, यहाँ तक कि सांस भी लेना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसने बहुत से सृष्टि को मुक्के वगैरह मारने की ट्राई सॉरी उसने बहुत से निशा को मुक्के वगैरह मारने की ट्राई किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसकी ग्रिप और टाइट होती जा रही थी। और उसने अचानक से उसको कहा कि अ, अगर मुझे जाने नहीं दिया ना, तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो उसने बड़ी मुश्किल से सृष्टि की आवाज़ निकली और उसने कहा कि मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ कि तुम घर जाओ, घर जाओ। तो फिर वो सृष्टि को धक्का मारती है, और वो अचानक से सीधे रूम के जस्ट जो पीछे वाला वॉल था ना, वहां पे जाकर चिपक जाती है और बोलती है कि यही है मेरा घर, यही है मेरा कमरा, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगी। इतना सुनने के बाद ही सृष्टि के होश उड़ गए, और वो सृष्टि भागने का कोशिश भी करती है, लेकिन उसके पैर इतने जम गए थे कि वो चल नहीं पा रही थी। उसके बाद साक्षी इधर अपने घर में बैठे बैठे सोच रही थी कि सृष्टि ने तो कहा था कि वो बस चेक करके ही आ रही है कि क्लासरूम खुला है या बंद, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आई। लेकिन इसके बाद भी साक्षी ने सोचा कि हो सकता है कि अपने स्टूडेंट के साथ कुछ बात करने में बिजी हो गई होगी, इसलिए वो वापस नहीं आई। लेकिन देखते देखते ये समय 10 से 11, 11 से 12 हो गए, और घर में सब लोग ये सोच के सो गए कि सृष्टि वापस आ गई है। पर नहीं, सृष्टि वापस नहीं आई थी। अगले दिन सुबह सुबह जब नाइट शिफ्ट का अपने मजदूरी का काम खत्म करके सृष्टि के पापा घर आए, तो उन्होंने देखा कि नीचे में जो क्लासरूम का गेट है वो खुला हुआ है। उनको लगा कि कहीं लोग कुछ लाइट वगैरह या फिर बेंच वगैरह चोरी ना कर लें, तो उन्होंने अंदर जाने का सोचा और सोचा कि कम से कम कुंडी मार देते हैं और बाद में आकर के ताला लगा देंगे। लेकिन जब वो वहां गए तो उन्होंने सृष्टि को जिस अवस्था में देखा, उनके लिए ये बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल था कि ये उनकी वही बेटी है जो हर वक्त सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचती थी, अपने फ्यूचर के बारे में सोचती थी। वो सृष्टि वहां पर पंखे से लटकी हुई मिली। जी हाँ, सृष्टि अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन सृष्टि के साथ क्या हुआ, ये कौन बताएगा? वहाँ पर उस रात निशा और सृष्टि के बीच में ये क्या हो रहा था, इसके पीछे का क्या कारण था, ये किसी को नहीं पता। जैसे ही ये बात फैली, लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई कि लड़की का किसी के साथ चक्कर होगा या फिर कुछ गलत कर रही होगी। ये सब बात करके लोगों ने सृष्टि पे ही इल्ज़ाम लगाए, और वहाँ पे निशा का कोई नामो निशान नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीता, 10-12 दिन बीत गए, सृष्टि का जो भी क्रियाकर्म होता है वो सब खत्म हो गया। अब यहाँ पर मकान मालिक और उसकी पूरी फैमिली वापस आ जाती है। ये सब सुनने के बाद
वो लोग इमीडिएटली वापस नहीं आए थे, वो लोग कुछ एक दिनों के बाद वापस आए थे, क्योंकि लोगों की नज़र में ये एक सुसाइड था। तो पुलिस ने उन्हें इन्फॉर्म किया और वो लोग वापस आए। तब जाकर के उन लोगों ने बोला कि हाँ, ये हमारा घर है और ये कमरा मैंने उन लोगों को रेंट पे दिया था। लेकिन क्योंकि वो उस समय मौजूद नहीं थे, तो इसलिए किसी का शक उन पे जा नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर बात क्या थी? क्यों सृष्टि ने अपने आप को मौत के घाट उतार लिया? और निशा और सृष्टि के बीच में ऐसा क्या हुआ? निशा से क्या जुड़ा हुआ था उस कमरे के साथ, उस कोचिंग क्लास के साथ, जो उसने सृष्टि को जान से मार दिया? ये सब जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ पार्ट 2 का वेट करिएगा। यकीन मानिए ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।